क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन बड़ी ताकत 2024 के लोकसभा चुनावों में बनने वाली हैं? उनके गले की फांस। और वो तीन बड़ी ताकतें कौन सी हैं? सबसे पहला प्रचार तंत्र, दूसरा धर्मांधता और तीसरा विक्टिम कार्ड, यानी बार बार खुद को पीड़ित बताना। दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रचार तंत्र की बात करें, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। रेल मंत्री वैष्णव जी इस वक्त स्कूल के बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। वंदे भारत कितनी तेजी से चलती है और वंदे भारत शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। यहां बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आज हम अति भाग्यशाली जो चल रही है वंदे भारत। आज हम अति भाग्यशाली जो चल रही है वंदे भारत। सत सत धन्यवाद भारतीय रेल व मोदी जी की कुशली हाथ। सहित सकळ पूज्य आम्हारा करू सदा स्मृती आम्हारा। भारत आम्हारा मातृभूमि गाय बतारा जयगीती गाय बतारा जयगीती। ये बच्चे तो अपनी मासूमियत के साथ अपनी बात रख रहे हैं, मगर मैं रेल मंत्री से एक सवाल करना चाहता हूं। इस वीडियो के जरिए आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप यह साबित करना चाहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं? या आप यह साबित करना चाहते हैं कि फ्राइडे के दिन जब स्कूल्स खुले हुए हैं, उस दिन आप बच्चों को ट्रेन में बिठाकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं? मैं यही तो समझना चाहता हूं। वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो भी रही है, तो क्या इस तरह से आपको बच्चों का इस्तेमाल करना चाहिए अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, 1990 में देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। फिर आई.के. गुजराल और एच.डी. देवेगौड़ा बने। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर 10 साल के लिए मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। मगर कभी भी इस तरह से बच्चों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं हुआ। 2014 से पहले भी ट्रेनें चली थीं, मगर अब हर चीज के लिए इस तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वंदे भारत इतना बड़ा आशीर्वाद है, तो मैं आपको ढेरों ऐसी तस्वीरें दिखा सकता हूं जहां ट्रेन के अंदर जानवरों की तरह लोग जो हैं बोगियों में पड़े हुए हैं, और वो अब भी हो रहा है। उन तस्वीरों के बारे में रेल मंत्री का क्या कहना है? शॉकिंग बात यह है कि आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस तरह से बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, कर्नाटक के चुनावों में भी इसी तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। बीच में कटीली तार थी, वहां बच्चे थे, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाना चाहते थे, मगर वो कटीली तार बच्चों और प्रधानमंत्री के बीच में थी, और प्रधानमंत्री कटीली तार के इस तरफ खड़े होकर बच्चों को इस तरह के इशारे कर रहे थे। अब इस इशारे का असर यह हुआ कि कांग्रेस को छप्पर फाड़ सीटें मिल गई कर्नाटक के चुनावों में। मगर आज मैं आपके सामने क्या मुद्दा लेकर आया हूं? आज मैं मुद्दा आपके सामने यह लेकर आया हूं कि आखिरकार यही प्रचार तंत्र, यही मीडिया, यही धर्मांधता और यही विक्टिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण बनने वाली है। सबसे पहले मैं प्रचार तंत्र की बात करता हूं। दोस्तों, हो क्या रहा है कि गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करने के लिए, विपक्ष पर निशाना साधने के लिए बार बार उसका इस्तेमाल किया जाता है। मगर कर्नाटक के चुनावों में क्या हुआ? कर्नाटक के चुनावों में राज्य में भी ऐसा मीडिया था जो बीजेपी के सामने नतमस्तक था, और नेशनल मीडिया तो अपना काम कर ही रहा था, यानी कि नोएडा का गोदी मीडिया। मगर बावजूद इसके आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि बीजेपी को कर्नाटक के चुनावों में कितनी करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे क्या सबक मिलता है कि आपके प्रचार तंत्र ने जोर आजमाइश कर ली, पूरा जोर लगा दिया, फिर भी वो आपको कर्नाटक में एक अतिरिक्त सीट नहीं जितवा पाई। आपका प्रचार तंत्र, उसका सिर्फ एक मकसद है कि विपक्ष के नेताओं को बदनाम करो झूठ के सहारे। वो राहुल गांधी जिसके पीछे आप साल 2010 से पड़े हुए हैं, उसे बदनाम करने के लिए, उसे पप्पू साबित करने के लिए वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करता है। वो पारंपरिक मीडिया यानी नोएडा चैनल्स की भी मदद नहीं करता है। वो गिने चुने
YouTube चैनल्स को इंटरव्यू करता है। वो भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से होकर गुजरती है और इनका ही गोदी मीडिया यह बतलाता है कि राहुल गांधी जहां जहां से गुजरे वहां पर कांग्रेस को कर्नाटक में शानदार जीत मिली। इससे क्या पता चलता है कि गोदी मीडिया के मायने खत्म हो गए हैं, प्रचार तंत्र अब नाकारा हो गया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा यकीनन इसलिए शुरू की क्योंकि वो अपनी छवि बेहतर करना चाहते थे, मगर उससे हुई राजनीति से कांग्रेस को भी फायदा मिला है। गोदी मीडिया की सही मायने में धज्जियां जो है ना दोस्तों, वो किसानों ने उड़ाई थी। याद कीजिए किसान आंदोलन। किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था। याद कीजिए किस तरह का प्रचार उसके खिलाफ चलाया गया था। उसे खालिस्तानी, आतंकवादी, न जाने किन शब्दों से नवाजा गया था। गोदी मीडिया लगातार बदनाम कर रहा था, मगर हुआ क्या? आखिरकार जो 3 कृषि कानून थे वो मोदी सरकार को वापस लेने पड़े। आज उसी गोदी मीडिया के जरिए जंतर मंतर पर जिस तरह से हमारे महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही हैं, उसी गोदी मीडिया के सहारे उन महिला पहलवानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के प्रोपेगेंडा को सामने लाने की कोशिश की जाती है, मगर वहां पर भी नाकामी मिल रही है। वहां पर भी सरकार को धीरे धीरे हमारी महिला पहलवानों के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं और उन्हें भी किसी मीडिया का समर्थन नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि इनका प्रचार तंत्र नाकारा साबित हो रहा है। गोदी मीडिया अब किसी काम का नहीं हुआ और यह गोदी मीडिया कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बदनामी ही कर रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। देखिए, जनता किसी चीज पर क्यों एतबार करती है? वो इसलिए एतबार करती है क्योंकि उस चीज की विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। मगर जब गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है कोई उसे नहीं देखेगा, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेगा। इस बात को राहुल गांधी ने समझा, इसी बात को हमारे किसानों ने समझा, इसी बात को हमारी महिला पहलवान समझ रही हैं, क्योंकि देश की जनता भी देख रही है कि इस गोदी मीडिया के जरिए किस तरह का जहर समाज में फैलाया जा रहा है। मगर मैं जानता हूं इस प्रचार तंत्र का एक और पहलू है, और वो पहलू क्या है? केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में जो आप तक आधा अधूरा ज्ञान पहुंचाती हैं, आधी अधूरी तस्वीर पहुंचाती हैं, फिल्मों के नाम पर समाज के अंदर सिर्फ जहर परोसती हैं। यह भी एक पहलू है और ये फिल्में भी हिट हो रही हैं। केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का हिट होना यह प्रमाणित भी करता है कि नफरत बिकती है, और जब तक नफरत बिकती रहेगी दोस्तों, तब तब भारतीय जनता पार्टी की सियासत परवान चढ़ती रहेगी। इसीलिए भाजपा को दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके प्रचार तंत्र की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, मगर उसी प्रचार तंत्र के जरिए आपने समाज के अंदर जो जहर भर दिया है, उसे ब्रेन वॉश कर दिया है। उसी के चलते कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में हिट होती हैं, जो जनता के सामने झूठी तस्वीर पेश करती हैं। और यह बात तो सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गई है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अदालत ने कल ही फैसला सुनाया है, और उस फैसले के बाद केरला स्टोरी को अपने फिल्म की शुरुआत से पहले यह संदेश देना होगा कि जो तमाम दावे हमने किए थे वो काल्पनिक हैं। 32,000 महिला जो हैं वो आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल नहीं हुई। ये सब भ्रामक जानकारी थी। इससे ज्यादा करारा तमाचा केरला स्टोरी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मुंह पर नहीं हो सकता। मगर आखिरकार ये फिल्में भाजपा का प्रचार ही साबित होती हैं। जनता यह भी देख रही है कि इस प्रचार तंत्र का सिर्फ एक मकसद है, आपको झूठ के जरिए ब्रेन वॉश किया जाए। और जब झूठ के सहारे आपको ब्रेन वॉश किया जाता है तो नुकसान सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं होता है, आपके पूरे परिवार का होता है, आपके बच्चों का होता है। जब आपके मासूम बच्चों के दिमाग में जहर भर दिया जाता है तो आपके बच्चों के भविष्य के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है, बल्कि उसे धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा है। आम जनता उम्मीद है इस बात को समझेगी, और जिस दिन आम जनता इस प्रचार तंत्र के जहर को समझ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का खेल उस वक्त खत्म हो जाने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रचार तंत्र की,
प्रचार तंत्र में मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के जाने से पहले यह प्रचार किया जा रहा है कि विकसित देशों की बैठक में भारत शिरकत करने जा रहा है। याद कीजिए, G20 की जब सदारत अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला था तो इनके तमाम मंत्रियों ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता दिया था कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि आप भी जानते हैं कि भारत से पहले G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा था। क्या इसका मतलब यह हुआ कि इंडोनेशिया विश्व गुरु बन गया? नहीं, यह रोटेशन में होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब G7 की बैठक में प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं तो इससे एक बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत को ऐसी बड़ी बड़ी बैठकों में नहीं बुलाया गया। मैं आपको बतला दूं, इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी ऐसी बैठकों में जा चुके हैं। कोई नई बात नहीं है। तो फिर देश की जनता को ऐसा दुष्प्रचार क्यों किया जा रहा है? और बात यहां नहीं रुकती। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 24 मई को ऑस्ट्रेलिया में क्वेड की बैठक होने वाली थी। वो बैठक रद्द हो गई। क्यों? क्योंकि उस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब वो बैठक रद्द हो गई तो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया। मगर क्या मोदी जी ने अपनी यात्रा को रद्द किया? नहीं साहब, उन्होंने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्यारे प्यारे एनआरआईज से मिलना है, उन एनआरआईज की बैठक को संबोधित करना है, उनसे मोदी 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 सुनना है। बहाना यह दिया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता करनी है। मगर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, 10 दिन प्रधानमंत्री कर्नाटक में रहे। 10 दिन, मजाक नहीं है दोस्तों। देश के सामने इतनी गंभीर समस्याएं थीं। मणिपुर जल रहा था, जम्मू में हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे, जंतर मंतर में हमारी महिला ओलंपियंस प्रदर्शन कर रही थी, मगर प्रधानमंत्री कर्नाटक में थे। अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जबकि वहां की बैठक रद्द हो चुकी है। क्वेड की बैठक रद्द हो चुकी है, फिर भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री के जहन में एक जुनून है, खुद के प्रचार को लेकर। देश की जनता यह देख रही है और कुछ दिनों बाद यह सब हास्यास्पद होने वाला है। इसीलिए इन चीजों से बीजेपी को बाज आना चाहिए, भाजपा सरकार को बाज आनी चाहिए। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं। दूसरा पहलू, प्रधानमंत्री का विक्टिम कार्ड, यानी कि बार बार खुद को पीड़ित बताना। याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। और फिर पूरे कर्नाटक के चुनावों में घूम घूम कर यह कहना कि मेरे कब्र खोदने की बात की जा रही है, कांग्रेस मुझे मार देना चाहती है। याद है कि नहीं? सुनिए। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जब कुछ गलती भी करते हैं तो उसमें भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। नोटबंदी याद है कि नहीं?
जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। उस वक्त भी याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे कि ये लोग मुझे खत्म कर देना चाहते हैं, मैंने इनका बहुत बड़ा नुकसान किया है, मुझे 50 दिन दे दीजिए, और 50 दिन बाद भी अगर नोटबंदी को लेकर आपको कोई समस्या पेश आ जाए तो वो चौराहा बता देना। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। आप मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ये फैसला आपने आज से करीब 7 साल पहले किया था, वो चौराहा आज भी आपका इंतजार कर रहा है। बताइए ना प्रधानमंत्री, उस नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी, छोटे व्यापारियों को लगभग बर्बाद कर दिया। हां, उसके जरिए आपने अपने विरोधी राजनीतिक दलों की ऐसी तैसी कर दी, वो मैं मानता हूं, क्योंकि उनका जो आर्थिक खजाना था उसे आपने लगभग खत्म कर दिया। मगर देश की जनता को क्या फायदा हुआ? 7 साल गुजर चुके हैं, ना आप, ना आपका कोई मंत्री, ना आपका कोई नेता अब नोटबंदी की बात भी नहीं करता। जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी वो तमाम मकसद धराशायी साबित हो गए। 2000 का नोट आप लेकर आए थे, अब धीरे धीरे वो 2000 के नोट जो हैं फेज आउट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्योंकि उससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। काले धन को खत्म करने की बातें की जा रही थी, आतंकवाद के कमर को तोड़ने की बात की जा रही थी, कश्मीर से कश्मीरी पंडित फिर से पलायन कर रहे हैं, नक्सली हमले अब भी हो रहे हैं, मगर बावजूद इसके प्रधानमंत्री आप खुद को पीड़ित बताते हैं, आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। प्रधानमंत्री, आपको विक्टिम कार्ड खेलने का हक तब था जब आप और आपकी सरकार अपने विरोधियों, आपसे सवाल करने वाले पत्रकारों, सवाल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं पर निशाना नहीं साधते। पत्रकारों और उनकी संस्थाओं पर आप इनकम टैक्स की रेड्स मरवाते हैं, ईडी की रेड्स मरवाते हैं। 3-3 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता जेल में हैं, दर्जनों की तादाद में। कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लैपटॉप के अंदर सबूत प्लांट किए गए ताकि उन्हें फंसाया जा सके। सिद्दीक कप्पन जैसे पत्रकार को आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री, अगर आप आलोचना करने वाले लोगों की बात को चुपचाप सह रहे होते तब आपको विक्टिम कार्ड खेलने का अधिकार होता, मगर प्रधानमंत्री, आपकी सरकार ने आपके आलोचकों को सबसे बुरी तरह से टारगेट किया। चाहे वो पत्रकार हों जो आपसे सवाल करते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो नेता विपक्ष हों। क्या मुझे आपको यह बतलाने की जरूरत है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए किस तरह से विपक्ष को निशाने पर लेता है? चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, नवाब मलिक हो, मैं आपको पूरी फहरिस्त गिनवा सकता हूं। सरकारों पर आप निशाना साधते हैं और फिर भी आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जो सरासर गलत है। देश की जनता यह भी देख रही है, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलना आपके गले की फांस साबित हो सकता है और आखिरकार भाजपा के पतन की वजह भी साबित हो सकता है। अब तीसरे पहलू की बात करते हैं, धर्मांधता, यानी कि इस देश की बहुमत हिंदुओं को बार बार डराया जाता है कि आपका अस्तित्व खतरे में है। उसे बार बार समझाया जाता है कि अगर मोदी जी सत्ता से बाहर हो गए तो तुम पर मुगलों का राज आ जाएगा। उन्हें बार बार यह कहा जाता है कि मुसलमान घर में घुसकर तुम्हारी संपत्तियां छीन लेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश के लंबे चौड़े इतिहास में, और मैं 1947 से पहले की भी बात कर रहा हूं,
जब इस देश पर मुगलों का राज था, जब इस देश पर अंग्रेजों का राज था और 60 सालों तक कांग्रेस का राज था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी भी हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में आया? बताइए बताइए, कब आया? मुझे बताइए ना। जबकि हकीकत यह है, कभी भी हिंदू ने खुद को खतरे में महसूस नहीं किया। 2014 के बाद उसे यह समझाया जा रहा है कि भाई तुम्हारा वजूद खतरे में है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र में हिंदू हृदय सम्राट जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में हमारा वजूद खतरे में कैसे आ जाएगा? और उसमें डर पैदा करने के लिए उसी प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो विक्टिम कार्ड जो खुद प्रधानमंत्री खेलते हैं, उसी विक्टिम कार्ड को उसी हिंदू के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? ताकि वो डरा रहे, सहमा रहे अदृश्य ताकतों से। उसको ये बार बार बतलाया जाता है कि साहब मुसलमान जो है वो आपके हक को छीन लेगा। जबकि आप भी जानते हैं कि 2014 से पहले भी सिस्टम और व्यवस्था हमारे देश की माइनॉरिटीज, हमारे देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, हमारे देश के दलित हैं, उनके खिलाफ रहा है। यह एक हकीकत है। क्योंकि न्याय के हमेशा से ही दो तकाजे रहे हैं, एक वो जो संपन्न वर्ग है और एक वो जो दबा कुचला वर्ग है। 1947 जब हमको आजादी मिली थी, उसके बाद से ही इस देश में न्याय के हमेशा से दो तकाजे हुए हैं। हकीकत यह है दोस्तों, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। मैंने अपने एक और कार्यक्रम में कहा था और उसे मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, अगर किसी राजनीतिक चमत्कार से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनाव हार जाएंगे, तब क्या होगा? तब क्या आपको यह लगता है कि जिन जिन कब्रों में मुगल बादशाह दफन हैं, क्या उन कब्रों से वो मुगल निकलेंगे? और जैसे वो अकबर बादशाह का फेवरेट डायलॉग है ना कि अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। हां, क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश की बहुमत को यह बतलाना चाह रही है कि वो अनारकली है जिसके सिर पर खतरा है? नहीं साहब, इस देश की जनता अनारकली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अनारकली है। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। इस धर्मांधता में इस्तेमाल किया जाता है हमारे पावन प्रतीकों का, हमारे श्रद्धेय भगवान श्री राम का। साल की शुरुआत में, अगले साल की शुरुआत में राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। राम मंदिर के कपाट तो खुलेंगे, मगर उसके आगे पीछे देखिएगा किस तरह की नफरती सियासत, किस तरह की नफरती कार्यक्रम ये गोदी मीडिया करने वाला है। ये गोदी मीडिया जिसका सिर्फ एक काम है कि समाज के अंदर दंगे भड़काए जाएं और उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पावन प्रतीकों को भी इसी तरह से बदनाम किया जाता है। क्यों? ताकि भारतीय जनता पार्टी का वजूद बना रहे। आधे अधूरे ज्ञान वाले कथावाचकों का इस्तेमाल किया जाता है जो बिहार पहुंचकर यह कहते हैं कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी। वो व्यक्ति जो मंच पर खड़े होकर अनर्गल बातें करता है, हमारे संविधान को गालियां दे रहा है और बीजेपी के नेता उसकी आरती उतारते हैं। यानी कि धर्मांधता के जरिए आप इस देश के संविधान को भी कुचल रहे हैं और उससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। मैं जानता हूं आज जो ये तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, आप में से कुछ लोगों को बात पसंद नहीं आने वाली है, मगर मैं आपसे बार बार एक चीज कह रहा हूं, अगर संविधान नहीं तो देश नहीं। अगर देश की कानून व्यवस्था नहीं जो संविधान से चलती है तो देश की जनता नहीं। देश की जनता के अधिकार तब तक हैं जब तक देश का संविधान बना हुआ है। सांवैधानिक मूल्यों को इसलिए कुचला जा रहा है ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी का वजूद बना रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये बातें कड़वी लग रही हैं तो ठहरिए, सोचिए, गौर कीजिए उन तमाम बातों पर जो मैंने आपके सामने आज रखी हैं। और तब भी आपको मेरी बात पसंद ना आए तो जिस राह में आप चल रहे हैं चलते रहिए। वो राह नफरतों भरी है और वो सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाती है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।